मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएम में। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12th और क्लास 10 के बोर्ड लेक्चर्स यानी बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर ओरिएंटेड लेक्चर्स। पूरे साल का कोर्स हम कर रहे हैं आपके साथ। स्पेशल लेक्चर्स हैं, छोटे लेक्चर्स हैं और की पॉइंट्स पर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको ही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी डिलीवर कर रहे हैं और थ्योरी भी डिलीवर कर रहे हैं। थ्योरी को एग्जॉस्टिवली पढ़ने से न्यूमेरिकल्स आसानी से होते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कितना है, किस रेंज के सिलेबस में घूमना है हमें और वहां कमांड लेनी है, ये बात हम आपको यहाँ पर कन्फाइंड जोन में पढ़ाकर सिखा रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर हमारी प्रिपरेशन है, इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशंस पर ही हम फोकस करेंगे। आज का जो एजेंडा है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, यानी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। टॉपिक की कहानी आज है बायट-सवर्ट लॉ और फंडामेंटल बायट-सवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस में से एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग आज डील करेंगे। ये सारी कहानी शुरू होती है बेटा, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है ऑर्स्टेड, है ना, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट। अनविलिंग तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये मानकर चलो कि ये चाहते नहीं थे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना, हम कुछ और कर रहे थे, कुछ और रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया, ध्यान से देखिए। इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया हुआ है, कोई रजिस्टर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तो लॉजिकली आपको करंट यहां से यहां नजर आएगा। आप इसके पास कंपास लेकर आए, जिस कंपास को सीधा रहना चाहिए था वो कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। सब ये जानते हैं कि कंपास जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाने से डिफ्लेक्शन हुआ। वायर के दूसरे साइड में जब हम कंपास को ले गए तो पाया गया कि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में हुआ, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो वायर के ऊपर दूसरी तरफ और नीचे दूसरी तरफ हो रही है। इसी का एक रेप्लिका बनाया गया, यानी दूसरा सर्किट। और उस दूसरे सर्किट में खास बात क्या थी कि पोलैरिटी को जस्ट ऑपोजिट रिवर्स कर दिया गया, तो जो करंट है वो इस तरफ आने लगा। तो जो पोलैरिटी क्लॉकवाइज आ रही थी वो एंटी क्लॉक आने लगी और नीचे जो पोलैरिटी एंटी क्लॉक रोटेशन दिखा रही थी वो क्लॉकवाइज आने लगी। तो एक बात तो यहां से समझ में आई, जो लॉ समझ में आया वो ये कि जब भी करंट आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी करंट आएगा, करंट प्रोड्यूसेस बी फील्ड। बी फील्ड का मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो ये आया और उसके बाद डायरेक्शन of this B field depends on, किस चीज पे डिपेंड करती है, सबसे पहली बात डायरेक्शन ऑफ करंट पर। यानी आप अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सारी कहानी यहां पर रोक देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली किसी मैग्नेट के आसपास का वो जोन जिस पे कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस जोन को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक, यानी जोन इन विच अनदर मैग्नेट experiences force of attraction or repulsion। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, तो सबसे पहले जानेंगे
कि ये हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें इनकी डायरेक्शंस भी होती हैं। अच्छी बात है। एसआई यूनिट की बात कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है और इसी टेस्ला को कई बार वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। सीजीएस यूनिट याद रखो तो ये चीज गॉस होती है, कैपिटल जी से इसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से इसे डिनोट करेंगे। दोनों में रिश्ता क्या है? 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। करंट से वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जैसे कि आपको परमानेंट मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी है। करंट से प्रोड्यूस हो, मैग्नेट से प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वैसी मैग्नेटिक फील्ड। असली कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये करंट होता है। खैर, इन लॉ को पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा लॉ है, ये कौन सा ऐसा थ्योरम है जो डिफाइन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे फंडामेंटल लॉ जो है वो है बायट सवर्ट लॉ। ध्यान से देखिए, बायट सवर्ट लॉ क्या कहता है वो भी समझो। बायट सवर्ट लॉ जो है वो वायर के करंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, लेकिन बायट सवर्ट लॉ पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं निकालता है। बायट सवर्ट लॉ वायर के छोटे से सेगमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता करता है। तो यानी कि इफ यू हैव अ वायर इस तरह से और उसमें कुछ करंट जा रहा है, लेट्स से कि ऊपर की तरफ जा रहा है एंड दिस इज आई। ऐसा नहीं कि वायर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, वायर इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है। हमने सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ वायर दिखाया है, उसमें से एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और ये जो छोटा टुकड़ा है मैं इसका एक नाम दे रहा हूं, ऐसे एरो बना दे रहा हूं। ये एरो जो है, इतने छोटे टुकड़े को हम डीएल वेक्टर बोलते हैं। डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर लंबाई है। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन होगी। और यहां पर एक चीज लिखी जाएगी जिसको हम नाम देंगे बेटा करंट एलिमेंट। क्या नाम देंगे? करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट का मतलब होगा आई डीएल वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और डीएल की डायरेक्शन क्या है? जहां करंट की डायरेक्शन है। एक्चुअली करंट स्केलर क्वांटिटी, और करंट की डायरेक्शन ये डिफाइन करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी रिक्वायर वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करे। आप करंट को वेक्टर ना बनाकर डीएल वेक्टर बना लें इस तरह से। देयर इज अ पॉइंट जिसे हम P नाम देते हैं और इसका एक नाम होता है जिसका नाम होता है फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट का अर्थ यह है कि इस पॉइंट पर हमें अपने सोर्स की वजह से फील्ड निकालनी है। इस टेल से इसे मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, डीएल के टेल से मिलाया हमने, ये जो चीज बनी इसे आर वेक्टर बोला। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डीएल वेक्टर की रिस्पेक्ट में। डीएल और आर के बीच में आपको एक नन्हा सा एंगल फाई नजर आ रहा है, तो आप यहां पे कह दीजिए कि फाई क्या है? फाई इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये जो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं कि डीएल वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, फाई क्या है, ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो जो हमारा नियम है बायट सवर्ट लॉ, वो कहता है कि जो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ध्यान रखिएगा मैं बिल्कुल भी पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं बोल रहा हूं, छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से जो फील्ड है, इसलिए इसको डीपी लिख रहे हैं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर का क्यूब। ये अब अगर इसे और खोलोगे देखोगे तो क्या बनेगा? ये dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन फाई होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा कहता है सर ऊपर वाला आर कहां चला गया? अबे वो आर आएगा, नीचे क्यूब है, कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। क्रॉस कर रहे हो तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह हमने वो फाई लिखा हुआ है तो लिख क्या दिया? साइन फाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अच्छा ये कहां से आया, कहां से नहीं आया? एक्सपेरिमेंटल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये फॉर्मूला बन के आ गया, इसका प्रूफ नहीं। तो म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट को बोला जाता है
permeability of free space, permeability of free space। जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट था ना परमिटिविटी, वो बताता था कि कोई एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रिस्पांस कर सकता है, कैसा रिस्पांस कर सकता है। उसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड में जब कहते हैं कि कोई मटेरियल, कोई पार्टिकल, कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रिस्पांस करेगी, उसके लिए ये फैक्टर है। अच्छा, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए तो म्यू नॉट है, किसी मटेरियल के लिए आ जाए तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी, दैट्स इनफ। ये फॉर्मूला है। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, काम खत्म। सब बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये बायट-सावर्ट लॉ है। एक बात और, बी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बी फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यू मस्ट नो द डायरेक्शन आल्सो। तो डायरेक्शन वही होगी जो डीएल क्रॉस आर की है, और क्रॉस में बड़ा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है से आपका क्या मतलब है? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है से मतलब ये है कि डीएल पहले और आर बाद में। आप देखें हमारे डायग्राम में डीएल वेक्टर ऊपर बना हुआ है और आर वेक्टर ऐसे बना हुआ है। तो हम क्या किया करते थे, दोबारा से याद कर लो। जो पहले होता था उससे दूसरे की तरफ मुड़ जाते थे, घूमते थे। घूम कैसे रहे बेटा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? प्लेन के अंदर। दोबारा कर लो, हम डीएल की तरफ हाथ फैलाएंगे, आर की तरफ मुड़ेंगे, डीएल की तरफ फैलाएंगे, आर की तरफ मुड़ेंगे, डीएल की तरफ फैलाएंगे, आर की तरफ मुड़ेंगे। थंब कहां आएगा? अंदर। जहां आएगा थंब वहां आएगी अपनी फील्ड की डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, तो ये बढ़िया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली 11th वाला यूज करना है डायरेक्शन निकालने के लिए। जवाब है हाँ। इफ यू आर विलिंग कि राइट हैंड से ऐसा स्क्रू रूल लगा करके निकाल ले तो भी ठीक है। अदरवाइज आप डीएल से आर की तरफ घूमें। इफ यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज द फील्ड इज इनसाइड, इफ यू आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज द फील्ड इज आउटसाइड। ये एकदम बेसिक सा आइडिया इसका। तो खैर ये इसके एप्लीकेशन में आइए। एप्लीकेशन में आता है फाइनाइट स्ट्रेट वायर। फाइनाइट स्ट्रेट वायर क्या है? एक स्ट्रेट वायर है जो काफी बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि छोटा वायर है, ठीक ठाक बड़ा वायर है। उसका कोई सेगमेंट है हमारे पास, एंड वी आर जस्ट टेकिंग दिस सेगमेंट। इसके ऊपर भी वायर है, इसके नीचे भी वायर है, एंड वी आर जस्ट बोदरिंग अबाउट कि इस सेगमेंट से कितनी फील्ड है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट में हमने करंट को ऊपर की तरफ माना, करंट का अमाउंट आई माना। ये कोई फील्ड पॉइंट है जिसे हम P कह रहे हैं, और इस करंट की वजह से, इतने लेंथ की वजह से इस P पॉइंट पर कितनी फील्ड डेवलप होगी ये पूछा जा रहा है। तो ये निकालने की कुछ बेसिक निंजा टेक्निक्स में से एक टेक्निक है कि आप जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल लें, और ये जो परपेंडिकुलर आपने इस पॉइंट से वायर पर डाला, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d नाम दें। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपको पॉइंट दिखाई दे स्ट्रेट वायर है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही और उस परपेंडिकुलर से ही सारा काम होने वाला है। जहां भी ये परपेंडिकुलर फॉल किया, इससे आप जानबूझकर y ऊपर जाइए। आप y ऊपर गए, y ऊपर जाने के बाद आप एक छोटा सा एलिमेंट dy ले लीजिए। अच्छा, dy की डायरेक्शन कहां होगी भैया? जहां पर करंट की डायरेक्शन। आप तुरंत जानते हैं कि आपको तो इसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आर वेक्टर। क्या बनेगा? आर वेक्टर। और अगर इस एंगल को ध्यान से देखें तो ये एंगल बन गया आपके लिए फाई, जो कि डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मैं कह रहा हूं कि ये एंगल ये थीटा है, तो ये 90, तो अंदर वाली चीज कितनी है बेटा? 90 माइनस थीटा। तो फाई कितना बना बेटा? 90 प्लस थीटा। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं कह रहा हूं कि बायट-सावर्ट लगाकर देखो छोटा सा dB क्या होगा। तो हम कहेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, और फिर लिखेंगे I dl sin फाई। फाई की जगह क्या लिख लें? सर फाई की जगह डायरेक्ट लिखो ना 90 प्लस थीटा, क्या परेशानी है? अच्छा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है, dB। sin फाई की sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर cos थीटा होता है। म्यू नॉट बाय 4 पाई। I लिखो। सर dl का है, हमने तो dy लिखा है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, dl को dy बना लो, क्योंकि हमने dl की जगह इस बार dy लिया है,
और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। और फिर r की जगह क्या करें, जस्ट टेक दिस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में आप लिखो y स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बेसिकली ये बनना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ये आंसर आएगा। तो जो मेरा r स्क्वायर है वो चीज y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट विल बी आर dv। इस dv को ही अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो। अब कहानी क्या है कि तुम इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो योर थीटा इज वेरिएबल, क्योंकि ऊपर नीचे देखने पर थीटा लगातार बदल रहा है। y इज वेरिएबल, एलिमेंट कहीं भी ले सकते थे। अच्छा यार, तो ये तो दो वेरिएबल हो गए, तो एक को बदलना पड़ेगा। पहली बात तो ये था, दूसरी बात ये है कि आप यहां से जरा सा tan थीटा लिखकर देखें। इफ यू आर राइटिंग tan थीटा इट विल बी y अपॉन d। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, d tan थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप y की वैल्यू को पकड़ लीजिए, क्योंकि या तो आप चीजों को थीटा में रखना चाहते हैं या तो आप चीजों को y में रखना चाहते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये बनेगा dy इक्वल टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बंद कर लीजिए इसे डब्बे में, dy की वैल्यू मिल गई। यू आर नोइंग dy, यू आर नोइंग y, तो क्या हुआ, db की वैल्यू को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। db की वैल्यू आ रही म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहाँ आ रहा है i। dy की जगह लिख रहे हैं d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और उसके बाद cos थीटा और है हमारे पास cos थीटा होल डिवाइडेड बाय y की जगह लिख रहे हैं d tan थीटा, y स्क्वायर है तो d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस d स्क्वायर से लिखा। यहां से हम लिख रहे हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाहर d। ध्यान से देखें cos थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। मेरी समझ में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये तो sec स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर भी तो sec स्क्वायर थीटा है, तो ये कट गए। ये d और नीचे पावर वाला d कट गया, तो जो तुम्हारे पास पिक्चर आ रही है दैट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय d, और यहां पर आया cos थीटा d थीटा, ये बचा ये dv। तो b नेट कितना होगा, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर से ऊपर देखने पर और परपेंडिकुलर से नीचे देखने पर तुम्हारे लिए एंगल्स मिल रहे हैं। ऊपर वाले को थीटा 1 बोलो और नीचे वाले को थीटा 2 बोलो। क्या थीटा 2 से शुरू करके थीटा 1 तक जाने पर सारा का सारा वायर कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहेंगे लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, क्योंकि एंगल जो थीटा नापा ना वो परपेंडिकुलर से नापा था। तो परपेंडिकुलर से थीटा 1 देखने के लिए क्लॉकवाइज घूमना है और थीटा 2 देखने के लिए एंटी क्लॉक घूमना है। तो किसी एक को नेगेटिव मानोगे तो दूसरे को पॉजिटिव मानोगे। फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बन रहा है, ये म्यू नॉट i बाय 4 पाई d। cos का इंटीग्रेशन करोगे बच्चा तो बनेगा sin थीटा, लिमिट लगाओगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 एंड देन यू विल गेट योर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड्स, दैट इज म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, और ब्रैकेट के अंदर आप लिमिट अप्लाई करिए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो ये बेसिक्स आइडिया, ये डेफिनेशन है। देखिए बहुत ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फाइनाइट वायर से अगर आपको फील्ड चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, और ये सारे स्टेप्स हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि इस पूरे चैप्टर में कोई डेरिवेशन इग्नोर नहीं की जा सकती। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वायर वगैरह की फील्ड जो है ना वो सपोर्ट्स का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम उसे इग्नोर करते हैं, बट यहां इग्नोर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आएगा। अच्छा सर क्या खेल सकते हैं, और देखो क्या खेल सकते हैं। मैंने कहा कि फॉर्मूला देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या है। फॉर्मूला है म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये फॉर्मूला जिसको याद है उसकी जिंदगी बल्ले बल्ले। बहुत इत्मीनान से मेरी बातों को ध्यान सुनना। कह रहा है कि कैसा वायर है जो बदतमीज हो गया है,
ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो किताबें और पेपर इसे इनफाइनाइट नहीं लॉन्ग वायर बोलेंगे। कितना लॉन्ग ये नहीं बताएंगे, कहेंगे लॉन्ग वायर है। और हम इस लॉन्ग वायर को याद रखेंगे इनफाइनाइट वायर के नाम से। ठीक, इनफाइनाइट वायर में अगर ये पॉइंट P है और यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D है, तो मेरी समझ में जो θ1 है ऊपर देखने वाला एंगल वो 90 डिग्री है, और θ2 जो नीचे देखने वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि तुम पैरेलल हो जाओगे तभी तो इन्फिनिटी पे देख पाओगे। तो θ1 90 sin 90 sin 90 1 1 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स के पर्पस से बोल रहा हूं, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। फिर एक वायर जो है बदतमीज आ जाता है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या है? ये तुम्हारा P पॉइंट है और ये तुम्हारी डिस्टेंस है, बड़े ध्यान से देखना। तो अगर ये एक साइड से इनफाइनाइट है और दूसरे साइड से वायर का सिस्टम ये है कि जो परपेंडिकुलर है वो एग्जैक्ट एंड पर पड़ रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर, इसे कहा जाता है सेमी इनफाइनाइट वायर। आप इसके लिए θ1 की वैल्यू 90 ले सकते हैं क्योंकि एक साइड तो इंफिनिटी है, और θ2 के लिए देखो दूसरे एंड को देखना है, दूसरे एंड को देखने के लिए तो घूमना ही नहीं पड़ रहा, तो ये एंगल कितना है 0। sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है सेमी इनफाइनाइट वायर की, वो आ रही है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। ये दोनों फील्ड्स के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट है तो अच्छी बात है। और फिर देखो बड़े प्यार से किस तरह का सवाल आता है, ध्यान से देखना। एक स्क्वायर दे देना, कहेगा एक स्क्वायर है जिसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। ठीक, करंट का अमाउंट I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है। ये स्क्वायर है जिसका साइड A है। तो मैं दो ही जगह बना दूं, आप बाकी तो समझ ही जाएंगे। कह रहा है कि इसका डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वो इस स्क्वायर का मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई, कितनी है? तो मैंने कहा देखो यार, इस पॉइंट के लिए ये वायर, ऊपर वायर, साइड वाला वायर, नीचे वाला वायर, सब सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है। तो जितनी फील्ड ये क्रिएट करेगा उतनी ये क्रिएट करेगा, उतनी ये करेगा, उतनी ये करेगा। तो एक की निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बात बन जाएगी। बना लो, ध्यान से देखो। यहां से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालने पर तुम्हें एक बात नजर आएगी कि ये जो डिस्टेंस है a/2 है। हाँ सर, तो साफ दिखाई दे रहा है। ये एंगल 45 है और ये भी एंगल कितना है 45। जवाब यहाँ सही है। θ1 45, θ2 45 और d की वैल्यू a/2। तो आप जनरल फॉर्मूला लगाइए और मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखिए, म्यू नॉट I बाई 4 पाई d, और d की जगह लिखिए बेटा a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है। sin θ1 और θ1 की जगह 45, sin θ2 और θ2 की जगह अगेन 45। तो आप देखें क्या बन रहा है, ये म्यू नॉट आई इंटू 2 बाई 4 पाई ए, sin 45 इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, रूट 2। ये B1 है। अब कोई कहे कि हमें B नेट बताकर दिखाओ, तो तुम सीधा कहोगे कि B नेट B1 इंटू 4 होने वाला है, क्योंकि एक ही जैसे मेरे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इस वजह से जो नेट फील्ड होगी वो B1 इंटू 4 होगी। ध्यान से देखिए, अगला सवाल और अच्छा है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल टाइप मान लीजिए। ए साइड है, ये यहां करंट आई है, यहां भी करंट आई है, यहां भी करंट आई है।
और ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड पर फील्ड पूछी गई, कैसे निकालोगे सेंट्रॉइड पर फील्ड? तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेंट्रॉइड को सबसे पहले तो कोने से मिला लो। कोने से मिलाने पर ये समझ में आएगा कि क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये कोने का एंगल 60 डिग्री मिल रहा होगा। अब तुम 60 ना लिखकर क्या कहोगे कि अंदर वाला एंगल 30 है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है कि एंगल बाइसेक्ट कर देता है, तो ये भी एंगल कितना है बेटा? 30 है। अब यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लो। ये जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये अंदर का एंगल 60 बचेगा और ये एंगल भी 60 बचेगा। कैसे सर? 90 30 60। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर डालने पे वो साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी चीज a/2 बची। अब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कोई नाम दे दूं, जैसे कि यहां पर मैंने नाम दिया स्मॉल d, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखना चाहूं तो मैं tan 30 का इस्तेमाल कर सकता हूं। tan 30 कह रहा होगा कि ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने वाला है, तो d की वैल्यू आ रही है बेस इंटू tan 30, दैट इज 1/√3 सॉरी। तो मुझे d की वैल्यू पता चल गई। जवाब में हाँ। θ1 देखें और θ2 देखें। मुझे चाहिए क्या? परपेंडिकुलर, θ1 θ2 तीन चीजें चाहिए। बहुत इतना से ना, हम ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वायर का एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो एक एंगल ये मिलेगा, एक एंगल ये मिलेगा। इस एंगल को कोई मत पकड़ लेना गलती से, क्योंकि θ1 θ2 कहां से नापे जाते हैं? परपेंडिकुलर से। तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो अगर फर्स्ट वायर सेगमेंट की वजह से फील्ड निकाली जाए तो क्या लिख रहे होगे? μ0I by 4πd, और बच्चों d की जगह क्या लिखा हुआ है? a/2√3, और अंदर क्या आ रहा है? साइन θ1 is 60 plus sin θ2 is again 60. This is √3/2. √3/2 plus √3/2 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। तो B1 का आंसर आ रहा है μ0I by 4πa। ये 2√3 ऊपर चला गया और ये पूरा तमाशा जो है √3 बन के आने वाला है, तो वो √3 और लग गया। इसे सॉल्व करने पे वो 3 बन जाएगा। लेट्स नॉट थिंक ऑफ दैट। तो ये B नेट आ गया। B नेट की जगह आप 3B1 लिख दें। सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं? एकदम लॉजिकल है बेटा, कि एक वायर की वजह से जो फील्ड है वही दूसरे की वजह से, वही तीसरे की वजह से, तो ओवरऑल जो नेट फील्ड आएगी वो इनका सम ही तो होगा, कुछ और तो नहीं होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट वायर के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर सी रिंग, सी रिंग। सी रिंग क्या होती है? सी रिंग होती है करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, रिंग बना लो सबसे पहले तो। ट्राई टू ड्रॉ रिंग। ये रिंग बनाई तुमने, रिंग में तुमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट भी बहाया। तुम क्लॉकवाइज भी बहा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन तो डायरेक्शन, उससे फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। तुम्हें क्या मतलब? ये सेंटर है, सेंटर से अगर तुम सर्कमफेरेंस को मिला दो तो तुम्हें तो रेडियस मिल जाएगी, और तुम कहोगे पूरे वायर के लिए रेडियस सेम है। फिर क्या करते थे हम? फिर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, ये जो छोटा सा एलिमेंट हम ले रहे हैं इसे हम नाम दिया करते हैं DL एलिमेंट। तो ये DL एलिमेंट, इस DL एलिमेंट से अगर मैं अपने सेंटर को मिला दूं तो ये तो मिल गया। सर ये तो टेंजेंट है, DL एलिमेंट टेंजेंट है, और जो हमारा R वेक्टर है वो तो रेडियस के बराबर है। सर टेंजेंट और रेडियस तो आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो ये एलिमेंट कहीं भी लोगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे हम फाई बोलते थे, DL और R के बीच का एंगल वो तो 90 डिग्री,
और वो भी ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमें इस थीटा से परेशान होने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि इस थीटा से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम कुछ आगे काम कर सकते हैं। जैसे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल वेक्टर की वजह से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, उसके बाद डीएल साइन फाई, फाई इज 90 ऑलवेज, तो साइन थीटा की जरूरत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर। एंड आर स्क्वायर का मतलब जो हमारा आर वेक्टर था वो रेडियस के बराबर है। तो अगर मैं यहां से बी नेट निकालने जाऊं बच्चों, तो मेरे लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर तक बाहर आएगा। भले ही हर बार आर कांस्टेंट नहीं होता था, लेकिन इस बार तो रेडियस कांस्टेंट है, तो जो भी एलिमेंट चूज कर लो सबके लिए आर सेम आने वाला है। तो बचा सिर्फ हमारा डीएल, एंड इंटीग्रेट करोगे डीएल को। नाउ थिंक अबाउट दिस डीएल, ये डीएल कौन है? तो तुम कहोगे डीएल डीएल छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर तो रिंग बन जाएगी, यानी कि ये चीज बन रही होगी सरकमफेरेंस। क्योंकि ये चीज सरकमफेरेंस बन रही है तो बेसिकली 2 पाई आर बन रही है। 2 पाई आर बनेगी तो क्या होगा, जब तुम बेटा बी नेट निकाल रहे होगे तो बी नेट का फॉर्मूला यहां से आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एंड यू विल गेट बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। क्या बात, सुंदर फॉर्मूला बना, जवाब है हाँ। हमने आज बायट-सवर्ट लॉ देखा। बायट-सवर्ट लॉ के दो खूबसूरत एप्लीकेशंस की, एक स्ट्रेट वायर का और एक सर्कल की रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान रखना कि सर्कल के रिंग के सेंटर पर या स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बहुत सवाल, बहुत सारे तरह के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे से टाइम टेन्योर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर किया है। तो मेरी समझ में जो हमने आज काम किया है, दैट्स वर्थ इनफ कि आप उसे पढ़ें, समझें, देखें। इस लेक्चर को देखें तो बिना शोर शराबे के बड़ी आसानी से हमने दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स और उनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो स्ट्रेट वायर और रिंग के डेरिवेशंस को आप देखिए, उसके बाद खेल आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब और फॉलो तो कर ही लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं। किसी तरह की कोई कंपटीशन के आयोजन शायद आप बातें नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस को छोड़ देना कई बार बच्चों के लिए बड़ा गलत डिसीजन हो जाता है। तो साउथ सिटी पीसीएमबी को अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर फॉलो करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो कुछ बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स और कुछ नीट के पीवाईक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नीट पीवाईक्यूज या फिर किसी बोर्ड के नए कॉन्सेप्ट के साथ।